तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नीट बायोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ, जो नीट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हाईलाइट्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ रिवीजन करवाऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम देखते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी इनसाइड द सेल। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से नीट 2025 के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन होना था। वो क्वेश्चन था, यहाँ से था क्वेश्चन कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन था कि तिहरी कुंडली संरचना जो कि कोलेजन प्रोटीन की बनी थी। यहाँ पर प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रोटीन और एमिनो अम्ल से निर्मित था, वो पेप्टाइड बॉन्ड से था। और पेप्टाइड बॉन्ड में दोहरी प्रोटीन हेक्सा, इसमें देखो हम पढ़ते हैं जीएन रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना में क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे जो मद्रास में स्कूल। यहाँ पर जी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पर जी है ध्यान देने वाली कि 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन की तिहरी कुंडली संरचना की खोज की। यहाँ से जी आया था क्वेश्चन यहाँ से। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा जो हमने मुख्य पॉइंट था जो हमने यहाँ पर नोट किया है, इसको पढ़ लेना आप ध्यान से। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट है कोशिका जीवन की इकाई। तो यहाँ पर हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्ययन और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें हम सबसे प्रथम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एनसीईआरटी को हाईलाइट्स किया। जहाँ पर एनसीईआरटी हाईलाइट्स करने योग्य वहाँ पर एनसीईआरटी को हाईलाइट्स किया है और जहाँ पर उसको लिखने हैं उसके पॉइंट, वहाँ पर हमने पॉइंट्स को नोट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, तो कोशिका हमें पता है कोशिका संरचनात्मक इकाई होती है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सेल की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसे सेल कहते हैं। इसमें सेल की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज नहीं, उसने की थी डेड सेल की खोज। जो वो डेड सेल कौन सी थी, प्लांट सेल कार्य कोशिका। इसमें जो हम कह सकते हैं कि लिविंग मतलब जीवित कोशिका की खोज की थी, वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। वो भी लिविंग सेल को देखा। कौन सी सेल को देखा था, लिविंग सेल को देखा था। किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉनस्कोपी की खोज किसने की थी, तो वो भी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने की थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट किया है जो कि पॉइंट बहुत ही एक कोशिका कौन कौन से होते हैं, अमीबा, पैरामेसियम आदि। ये एक कोशिका जो होते हैं हम अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि कोशिका सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोशिका सिद्धांत। यहाँ पर कोशिका सिद्धांत दिया गया है, तो कोशिका सिद्धांत में हमने बहुत ही अच्छे से हाईलाइट्स किया। आप देख सकते हैं कोशिका सिद्धांत। तो यहाँ पर स्वान के बारे में पूरा दिया गया है यहाँ पर कि स्वान ने जेता स्वान जंतु कोशिका की खोज। जंतु कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जीवद्रव्य झिल्ली से बनी होती है, जो कि प्लांट टिश्यू होता है वो सेल वॉल का होता है। स्वान परिकल्पना, प्राणियों का वनस्पतियों का शरीर, प्राणियों और वनस्पतियों के शरीर के कोशिका एवं उसके उत्पाद से बना होता है, जो होता है मैथियस स्लाइडेंट। पादप विभिन्न प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से मैंने एनसीईआरटी को हाईलाइट्स किया। इस प्रकार आप पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर हम देख सकते हैं 2019 में आए थे यहाँ पर क्वेश्चन। फिर यहाँ पर जब स्लाइडन और स्वान का जो सिद्धांत था वो विफल होने के बाद फिर न्यू वैज्ञानिक 1855 में रूडोल्फ विर्चो आए। उन्होंने फिर विभाजित कोशिका को देखा। फिर उन्होंने बताया सेल थ्योरी, सबसे उन्होंने बताया रूडोल्फ विर्चो ने कि नई कोशिका का सिद्धांत पुरानी कोशिका से ही होता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत बताया था जी आप देख सकते हैं कि ओमनी से सेलुला ए सेलुला, जे 2019 में आया था। बहुत ही अच्छा मॉडिफाई कर नई कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, रूडोल्फ विर्चो ने। फिर आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने और अच्छे से एनसीईआरटी को हाईलाइट्स किया है कि सेल के एक्सेप्शन, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं, तो जो वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। और प्याज की बाह्य सेल वॉल होती है और अंदर नीचे की ओर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग की मिडल की यूनिट होती है वायरस। और जो ग्लाइकोकैलिक्स का ब्रेक होना, तोड़ना, ग्लाइकोकैलिक्स होता है राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट से मिलकर बना होता है। पादप और जंतु कोशिका का प्रमुख स्थल कोशिका द्रव्य होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है इसके शेप्स, जो कि जीवाणु में कौन कौन से होते हैं। जो लाल रुधिर कोशिका, इसे आरबीसी को गोल व द्वितलीय कहते हैं। और इसका श्वेत रुधिर कोशिका, जो कि आकार है, इसका आकार अमीबीकृत होता है और आकार जे, इसका स्तंभाकार कला का आकार होता है। आधारीय के अंदर सक्रिय, लंबी व सक्रिय होती है। जे आप यहाँ पर जे दिया गया है, आधारीय कोशिका जे होता है जूलॉजी के पहले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है, स्तंभाकार कला वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तंत्र का लंबी नलिका होती है, इसे वाहिनिकाएं होती है, इसमें जो गोल होती हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया गया है कि राइबोसोम में यूकेरियोट प्रोकैरियोट प्लाज्मा, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया AR होता है। इसमें माइक्रोप्लाज्मा की साइज दिया गया 0.3, बैक्टीरिया की 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। प्रारूपिक बैक्टीरिया जो 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है। PPLO 0.1 माइक्रोमीटर होती है और जो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ पर होता है RBC जो 7.0 माइक्रोमीटर होती है। आइसोलेटेड द लार्जेस्ट सेल, जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रेट एग्स, शुतुरमुर्ग का अंडा। और यहाँ पर स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, वो होता है वायरस, सबसे छोटा जीव। अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रेट, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा जीव पूछे तो वायरस होता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल और सबसे बड़ी सेल पूछे तो सबसे आइसोलेटेड द लार्जेस्ट सेल पूछे तो हो जाएगी शुतुरमुर्ग का अंडा। और द लार्जेस्ट सेल पूछे तो तंत्र नर्वस सेल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जो मोस्ट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ पर हमने बैक्टीरिया को डिफरेंट शेप दिया है। बैक्टीरिया के शेप, साइज, आकार को बताया है। रोड शेप बेसिलस होता है और स्फेरिकल कोकस होता है। और कॉमा शेप्स वो होता है विब्रियो। और जो स्पाइरम होता है वो स्पाइरल होता है। प्रोकैरियोटिक स्मॉल एंड फास्ट होती है और यूकैरियोट लॉन्ग एंड स्लो होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो छोटी और तेज होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है वो लंबी और छोटी होती है, मतलब धीमी होती है। यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में दिया गया। आप जो NCERT हाईलाइट्स किया उन्हीं को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट नोट किया गया। तो जो क्रिस्टल वायलेट होता है, जो आयोडीन होता है, डी कलर होता है, एस जो सेफ्रेनिन होता है। और जो पर्पल ग्राम पॉजिटिव। अगर पिंक और कलर लेने से, अगर पर्पल है तो ग्राम पॉजिटिव, डायरेक्ट सीधा फंडा। पर्पल है तो ग्राम पॉजिटिव और पिंक और कलर लेने तो ग्राम नेगेटिव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर देखो NCERT को हाईलाइट किया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आगे भी यहाँ पर दिया गया है कि जो माइक्रोप्लाज्मा पादप जगत का जोगर, माइक्रोप्लाज्मा को पादप जगत का जोगर कहा जाता है। फिर जो राइबोसोम के अलावा जो प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स के अंग हैं वो नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम के अलावा जो प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स के अंग हैं वो नहीं पाए जाते हैं एक दूसरे में। और ये होती हैं 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इन्वॉल्व, मतलब 3 संरचना होती है। नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसके कार्य, इन तीनों का कार्य एक ही होता है, वो होता है प्रोटेक्शन करना, मतलब सुरक्षा प्रदान करना होता है। और प्रोकैरियोट्स में अनुवांशिक पदार्थ नगण्य व केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक एब्सेंट होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और आप देखिए आगे, अब यहाँ बहुत अच्छे से दिखाते, पूरी NCERT को हाईलाइट्स किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये भी बताया गया कि कहाँ पर कब सन में आया था, कौन सा। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमने ग्लाइकोकैलिक्स को सिंप्लीफाई किया, जो 3 परत थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स ढीली अच्छत होती है, जो स्लिम लेयर और अपपंख कवक, स्लिम लेयर को हिंदी में अपपंख कवक कहते हैं, जो मोटी कठोर होती है उसे कैप्सूल कहते हैं। और मेसोजोम का कार्य सेल वॉल निर्माण, DNA रेप्लिकेशन, संतति कोशिका में सहायता, श्वसन और स्रावी प्रक्रिया, क्षेत्रफल बढ़ाता है और एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में कार्य करता है। ये मेसोजोम का कार्य हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमेटोफोर वर्ण की लवक, जो झिल्ली विस्तार और वर्णक प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पर आप बैक्टीरिया देख सकते हैं। बैक्टीरिया चलायमान और अचलायमान होती है। चलायमान गतिशील, तो इसमें सेल वॉल जैसी पतली स्ट्रक्चर मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, कशाभिका कहते हैं।
फिर यहाँ पर फ्लैजिला, फ्लैजिला 3 प्रकार की उसमें पाया जाता है, बेसल बॉडी, फिर हुक और फिलामेंट। फिलामेंट्स होती है वो सबसे बड़ा भाग होता है। फ्लैजिला का सबसे बड़ा भाग, अगर क्वेश्चन आए कि फ्लैजिला का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो हम बताएंगे सबसे बड़ा भाग फ्लैजिला का फिलामेंट्स होता है। और फिर इसमें दिया गया सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, सतह पर बैक्टीरिया, पिलाई और फिम्ब्रिया पाया जाता है। पिलाई है लैमिनल का स्ट्रक्चर, इसमें पिलाइलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया में लघु सूख होती है, लघु सूख जैसे तंतु, मतलब ब्रश जैसी संरचना होती है, जो अपन ब्रश करते हैं उसी जैसी संरचना होती है। इसका कार्य होता है पानी की धारा चट्टानों और पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायक होते हैं। और ये है राइबोसोम। अब यहाँ पर हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने पूरी जितना एनसीईआरटी में राइबोसोम के बारे में मुख्य मुख्य पॉइंट है वो सब मैंने इसमें जो लगा है स्टिकी नोट का, इसमें मैंने पूरा नोट किया है, पूरे पॉइंट्स नोट किए हैं। तो इसमें देख सकते हैं राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकाएं जो 15 से 20 नैनोमीटर साइज होते हैं, यह जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़ी होती है। यह 70S जो 70S होती है, जो 50S और 30S होती है, बड़ी यूनिट होती है, और जो छोटी यूनिट होती है S शोइडबर्ग यूनिट होती है, जो डेंसिटी साइज का सूचक होती है। और ये पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, बहुत से पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम एक ही बोलते हैं। बहुत सारे राइबोसोम एवं संदेश वाहक आरएनए में एक श्रृंखला बनाते हैं, इसे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है पॉलीसोम और पॉलीसोम्स में और पॉलीराइबोसोम्स में। और जो इंक्लूजन बॉडी, बेसल बॉडी, इंक्लूजन बॉडी अंतर्विष्ट पिंड इसे कहते हैं, यह बचे हुए संचित पदार्थ झिल्ली रहित होते हैं। यह स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फेट पार्टिकल और साइनोफिशियल पार्टिकल और ग्लाइकोजन पार्टिकल और वैक्यूलस, जो जो बीजीए मतलब पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। 2015 में पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन 2015 में आया था। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है। एक बहुसूत्र का निर्माण, जो इकाई झिल्ली का अभाव, राइबोसोम प्लस केंद्र का मतलब झिल्ली नहीं होती, इसमें झिल्ली नहीं होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर फिगर को दिया गया है, जो कुछ फिगर हमने इस प्रकार से। अब हम इसमें कुछ दिन बाद आपको जो डायग्राम है उन डायग्राम को हम अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अच्छे से लगाया है पर्ची को, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूकैरियोट सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोट्स कंप्लीट हो गए तो यूकैरियोटिक के बारे में हमने बताया गया। जो एग्जाम्पल इस प्रकार, एग्जाम्पल इसकी एक प्रोटिस्टा, यूकैरियोट सेल में प्रोटिस्टा, फंजी और प्लांट और एनिमल किंगडम पाया जाता है। इसमें विकसित केंद्र प्रेजेंट, केंद्र का झिल्ली और केंद्र का पाया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंस ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूलस, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंस ऑर्गेनल में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूकैरियोट्स बड़े और धीमे होते हैं, और इसमें गुणन विभाजन धीमी दर से होता है। प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में है, इसमें गुणन विभाजन यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में थोड़ी धीमी दर से होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दिया गया है। दोनों का सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं परिपक्व आरबीसी, जो 40 नर का एवं फ्लोयम, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका की झिल्ली में जो भी लिखा है, इतनी एनसीईआरटी में मैंने ये सब इसमें नोट पॉइंट किए हैं, तो आप यहाँ पर नोट पॉइंट को आराम से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका झिल्ली, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक प्रेजेंट होता है। कोशिका झिल्ली की संरचना के रासायनिक अध्ययन में आरबीसी, जो न्यूक्लियस ऑर्गेनल सेल एब्सेंट होता है, इसमें ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं, इसमें प्रमुख लिपिड होते हैं वो सब फास्फोलिपिड होते हैं। सभी कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड्स भिन्न भिन्न प्रतिशत होता है। यह 2 सतहों से व्यवस्थित होती है। इसमें पोलर हेड जो बाहर की ओर होती है, इसमें नॉन पोलर हेड जो अंदर की ओर, जल भीरु पुच्छ सिरा कहते हैं, जो अंदर की ओर होते हैं। यह फास्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फास्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोशिका में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, कोशिका में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। जो इसी के पॉइंट्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि आरबीसी की झिल्ली में लगभग प्रोटीन 52% और लिपिड 40% होता है। इसमें झिल्ली में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। पर्दीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, अंतर्भूत प्रोटीन जो आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे हुए पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ लिपिड्स।
लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है यूकेरियोट्स में पाया जाता है और हैपेनोइड्स होता है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो खत्म हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर तथा निकोलसन ने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल मतलब तरल कृमिक नमूना प्रस्तुत किया। किसने किया? सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 में। ये आप जरूर ध्यान दीजिए, जी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जरूरी है इनको याद करना। वैसे तो नीट के लिए तो लाइन एक पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, क्योंकि भाई बायोलॉजी भी 360 अंक की आती है, ऐसे ही नहीं आती। जी इसमें फिर दिया गया है कि देखो जी, भीतर पार्श्व गति मतलब पार्श्व गति लेटरल मूवमेंट वसा के अर्धतलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति दर्शाते हैं। फ्लिप फ्लॉप गति वसा फ्लिप फ्लॉप गति दर्शाते प्रोटीन अब्सेंट होता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन अब्सेंट होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे हमने नोट पॉइंट किए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वसा के बारे में बताया, जो हम वसा के बारे में फास्फोलिपिड जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ग्लाइकोलिपिड यह थोड़ी कम मात्रा में, कोलेस्ट्रॉल है बहुत ही कम, केवल यह यूकेरियोट्स में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी इसका डायग्राम है इसका झिल्ली की तरफ कृमिक नमूना का। यहाँ पर फास्फोलिपिड द्विसतह के रूप में पाया जाता है, ध्रुवीय सिरा पोलर हेड है और ये पोलर नॉन पोलर होता है, ये अध्रुवीय सिरा पूंछ जिसे कहते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जी है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया कोशिका की तरलीय प्रकृति इसके कार्य, कोशिका झिल्ली की तरलीय प्रकृति के कार्य दिया गया यहाँ पर कार्य नंबर 1 जी जितना भी दिया गया, जिस हमने यहाँ पर नोट पॉइंट किए आप देख सकते हैं अच्छे से। देखो नंबर 1 है नोट पॉइंट, कोशिका वृद्धि मतलब ग्रोथ, अंतर कोशिका संयोजन, श्रावण, अंतर कोशिका और कोशिका विभाजन जी इसके कार्य हो गए। कोशिका झिल्ली की तरल की प्रकृति की और जीव विसरण निष्क्रिय परिवहन, विसरण निष्क्रिय परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। इसमें एनर्जी ऊर्जा अब्सेंट होती है। जल के विसरण को परासरण ओस्मोसिस कहते हैं, जल के विसरण को ओस्मोसिस या परासरण कहते हैं। सक्रिय परिवहन एक्टिवेशन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति वह वाहक गति करते हैं। इसमें वाहक प्रोटीन प्लस एनर्जी प्रेजेंट होती है। यह एक पंप के रूप में कार्य करते हैं, जैसे सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस आयन पंप प्लस एटीपी। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी का फुल फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य यांत्रिक हानियों एवं संक्रमण रक्षा, कोशिका से कोशिका संपर्क करवाना, अवांछनीय वृत्त अणुओं के लिए अवरोधक और आकार प्रदान करना। अब आगे हम सेल वॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल वॉल के बारे में। यह मोनेरा सेल वॉल, मोनेरा जगत में सेल वॉल बैक्टीरिया सेल होती है जो पेप्टाइड की बनी होती है प्लस न्यूरेन, और जो प्रोटिस्टा में यह क्राइसोफाइट और डायनोफ्लेजिलेट्स में जो क्राइसोफाइट में सेलुलोज की बनी होती है। फंजी जो सेल वॉल होती है इसकी काइटिन की बनी होती है, और प्लांट सेलुलोज हेमीसेलुलोज पैक्टिन और लिग्निन प्रोटीन की बनी होती है। एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। उच्च पादप और निम्न पादप की कोशिका भित्ति संरचना, प्राइमरी सेल वॉल वृद्धि क्षमता होती है, सेकेंडरी सेल वॉल पीसीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ निर्मित होती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर निर्मित होती है। मिडिल लेमिना एमजी मतलब मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट से निर्मित होती है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल एवं मध्य पटलिका में जीवद्रित तंतु और प्लाज्मोडेस्माटस होता है पाया जाता है। यहाँ पर देखो अंत झिल्ली के कारण जिसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इतने जी दिया गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हाईलाइट्स किया है। भाई वैसे भी तो हिंदी मीडियम को कोई एनसीईआरटी को हाईलाइट्स नहीं करता, देखो मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को हाईलाइट्स किया है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेंड कीजिए। जी हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट की है, आपको लाइन बाय लाइन सीरीज बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट मिलेगी। और यदि आपको प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पेपर चाहिए, पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरे प्रोफाइल में उसमें
सभी लाइन बाय लाइन पेपर के वीडियो मिलेंगे विद सॉल्यूशन के। तो आइए हम यहाँ पर मेमोरी सिस्टम को देख सकते हैं। इसमें दिया गया पूरा बिल्कुल एकदम। और फिर इसके बाद जी दिया गया एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दिया गया। जे राइबोसोम है जिसमें दिया गया, आप देख सकते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैंने एनसीईआरटी को हाईलाइट्स किया है और पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट ऑर्डिनेटेड जो थे कॉन्सेप्ट क्लियर वाले पॉइंट वो यही थे, इनको आप देखिए। फिर हम यहाँ पर आते हैं गोल्जी बॉडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी में जो गोल्जी उपकरण होता है, जो गोल्जी बॉडी को मैंने पूरा एनसीईआरटी हाईलाइट्स किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और जितने भी इसमें एनसीईआरटी से पॉइंट बन सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो बन सकते थे, मैंने एनसीईआरटी प्लस जो सीरीज थी अपने जो नोट्स से पॉइंट थे, इनको सबको ऐड करके मैंने यहाँ पर पॉइंट किए। एनसीईआरटी अगर आपने ये पॉइंट पढ़ लिए तो एनसीईआरटी से पेपर ये मैं 100% कह सकता हूँ कि अपने इन्हीं पॉइंट से पेपर आएगा और पॉइंट से कहीं पेपर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप, हमने बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी को हाईलाइट्स किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लाइसोसोम के बारे में बताया, इसके कोशिका जो गोल्जी बॉडी के कार्यों के बारे में बताया, जो नीट 2025 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि गोल्जी का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंत कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना। इसके बारे में फिर दूसरा इन्होंने क्वेश्चन जी पूछा अंतरपयोग जालिका के बारे में, तो जी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एटी के बारे में बताया गया, लाइसोसोम के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो ऊर्जा का ग्रह होती है, पावर हाउस। ऊर्जा का पावर हाउस कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के भी पूरे पॉइंट, जितने भी पॉइंट बन सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के पूरे पॉइंट बनाए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जी तो वैक्यूलस राजधानी के यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर कर दी। जिस सब माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट है जी, इन सभी को हम माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट है। और जी माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, इसको आप देख सकते हैं। अभी डायग्राम को अपना नोट कर लीजिए, डायग्राम में बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के थ्रू मैं यहाँ से हाईलाइट कर दूंगा, फिर आप देखना। यहाँ पर आप आगे की ओर चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्लास्टिक लवक को एनसीईआरटी हाईलाइट्स किया है लास्ट यहाँ पर, और इसके पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि हमने कितने अच्छे से एनसीईआरटी को हाईलाइट किया है। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हरित लवक का डायग्राम बना है, डायग्राम को भी हमने इसमें सिंप्लीफाई किया है इस बारे में। और यहाँ पर बिल्कुल एनसीईआरटी में आप एक भी पॉइंट को इग्नोर ना कीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने पॉइंट, बहुत टाइम लगा है इन पॉइंट्स को नोट करने के लिए। सिर्फ ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए किए हैं, इतनी मेहनत सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम को सभी लोग कम समझते हैं। आप यहाँ पर आप देखिए प्लास्टिक, यहाँ आगे प्लास्टिक लवक के पॉइंट्स एनसीईआरटी 24-25 में यही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के बारे में भी दिया गया है जी, पूरा हरित लवक क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैंने हरित लवक के बारे में अलग से एक लिखा है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हरित लवक के बारे में हो गया, आप देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कार्य है, जो है स्केलेटल साइटोपंजर के बारे में दिया गया, उसके कार्य के बारे में, सिलिया फ्लैजिला के बारे में। फिर मैंने सिलिया और फ्लैजिला के बारे में जी एक मैंने और डायग्राम वो बनाया है, स्टिकी नोट्स में लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम पलटेंगे, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी अभी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से हाईलाइट्स किया है, देखिए। फिर यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर यह 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार से मैंने एनसीईआरटी को हाईलाइट्स किया, आप देख सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ हमने न्यूक्लियस केंद्रक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रक से नीट 2026 में अवश्य ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छे से, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इतने अच्छे से मैंने बहुत जी पूरा जी सभी केंद्रक का है, केंद्रक के बारे में 0 से लेकर 100 तक बिल्कुल जो भी पॉइंट है मैंने सभी इनमें नोट डाउन किए हैं पॉइंट को, आप देखिए। और फिर आप इसमें भी मैंने अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसमें भी आप देख सकते हैं गुणसूत्र के बारे में, इसमें भी मैंने बताया है केंद्रक के बारे में, जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं केंद्रक। इसमें जो क्रोमेटिन क्या होता है जी,
सभी मैंने इसमें लिखा है। आगे आप देख सकते हैं, ये दिया गया मैंने, देखो नोट डाउन कीजिए क्रोमोसोम गुणसूत्र का, और जो क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, अग्र बिंदु, मध्य बिंदु, उपमध्य बिंदु और अंत केंद्रीय बिंदु, ये सभी मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। इनको आप जरूर देखिए और अच्छे से पढ़िए। फिर आप देखिए यहाँ पर मैंने दिया गया माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्या होती है? माइक्रो बॉडी मैंने छोटी सी, जब आप एक पॉइंट ही बन रहे हैं, पर मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट 2 पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि भाई मैंने एनसीईआरटी प्लस अपने नोट्स बिंदु दोनों के पॉइंट्स मिलकर इनको रेडी किया, और यहाँ पर जिस सारांश होता है, इस सारांश को मैंने पूरा इसको पढ़ना है, ये पूरे चैप्टर का सारांश है। और यहाँ पर अभ्यास प्रश्न को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा और एनसीईआरटी हो जाएगा, तो जो कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।